शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और इनफैक्ट आपने बहुत अच्छी भूमिका जो है वो रखी है। उसी को एग्री करते हुए बिल्कुल अभी स्थिति जो भारतीय अर्थव्यवस्था की है वो तो बहुत ही दयनीय है। उसमें हम देख रहे हैं काफ़ी इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति बनी हुई है जी। और स्टैगफ्लेशन का मतलब ये है कि स्ट्रक्चरली जो ग्रोथ है वो लो है और अनएम्प्लॉयमेंट उसके साथ जो है वो हाई है और इन्फ्लेशन रेट भी हाई है। तो बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही भयावह स्थिति है जिसमें हम पहले भी बात करते रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है डब्ल्यूपीआई का वो 15% छू गया है। जो सीपीआई है वो 8% जो है वो टच कर रहा है। ग्रोथ रेट हम बिल्कुल जो आप कह ही रहे थे कि वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में वो लेस देन 4% रहने वाला है और उसके रीज़न जो आप बता रहे थे कि वो क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हैं जो आज जिस तरह से आप खबर दे रहे हैं वो $125 पर बैरल हो गया है और साथ में जो फूड प्राइसेस हैं कमोडिटी प्राइसेस हैं वो हाई हैं। और एक लेवल पे जो सप्लाई बॉटलनेक है जो टूट रखी है मतलब पूर्ति पक्ष की तरफ से एक कमर जो टूट रखी है सप्लाई साइड उसको कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हो रही है कंक्रीट लेवल पे। तो ये स्थिति है इनफैक्ट उसके तहत मैं ये भी कहना चाहूँगा इनफैक्ट मैं सीएमआई का डेटा देख रहा था कि करंट लेवल पे थोड़ा बातचीत की जाए तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत स्थिति बहुत खराब है एक तरह से। मतलब नॉट ओनली एनएसएस जो डेटा है वो बता रहा है लेकिन जो सीएमआई डेटा है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि देखिए जो ग्रेजुएट है यहाँ पे ग्रेजुएट का यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिंदुस्तान में इस टाइम जो है वो 18% है जो जी, डेटा जी, आया जी, है जनवरी से लेकर अप्रैल तक। जी। और जो महिलाओं का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जो है वो 15% है। तो इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट और मैं बिल्कुल खुश हूँ इस बात से पार्शियली कि जो टॉप जो है वो 3 लड़कियां कर रही हैं यूपीएससी में। लेकिन उसके साथ-साथ जो एज ए होल एवरेज महिला की स्थिति जो यहाँ है वो इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट में दिख रही है। तो स्थिति तो खराब है दिनेश जी, चाहे वो हम बेरोजगारी की बात करें, चाहे वो हम महंगाई की बात करें, चाहे वो हम ग्रोथ रेट की बात करें और वो 5:30 बजे वो डेटा आ ही रहा है और बिल्कुल उसमें हमें कहीं न कहीं स्टैगफ्लेशन की स्थिति जो है ग्रोथ रेट में भी दिखेगी ऐसा लग रहा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मान लीजिए वो थोड़ा-सा पॉजिटिव अभी दिखे भी एनुअल लेवल पे जिसको कि काफ़ी जो एजेंसीज़ हैं, चाहे आरबीआई है, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या इक्रा है या मोडी एजेंसी है, वो ये बोल ही रही है कि 9% से कम जो है ग्रोथ रेट रहने वाला है 2022 में। लेकिन यदि हम उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बेस ईयर है, वो लास्ट हुँ, ईयर हमारा जो ग्रोथ रेट था वो -6.6% था। तो -6.6% और यदि हम कंपेयर करें कि अप्रॉक्सिमेटली वो 8.5 भी रहेगा तो वो अराउंड 2% जो है ग्रोथ रेट जो है बहुत हाई लेवल पे नहीं है जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लमें जो हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था झेल रही है। वो तो एक बात है जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में मैं बात रखना चाह रहा था। दूसरा कॉन्टेक्स्ट कि लोगों को इस चीज़ का असर जो है या वोट बैंक पॉलिटिक्स में वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वो आगे हम बात भी करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जब इस तरह की क्राइसिस इतने मेजर क्राइसिस जो हैं वो साउथ एशिया में आप बात करते रहे हैं या ग्लोबल लेवल पे दिख रहे हैं, वो इंडिया में भी हैं। उसको यहाँ पे भी जो स्पेसिफाई किया जा रहा है वो मंदिर मस्जिद की जो पॉलिटिक्स है लो लेवल की उसके द्वारा किया जा रहा है जिससे कि डेविएट की जा रही हैं इश्यूज, चाहे वो कश्मीर फाइल्स के थ्रू हो, चाहे वो ज्ञानवापी जो मस्जिद मंदिर का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके थ्रू हो या जहांगीरपुरी के जो एक्शंस हो उसमें रिफ्लेक्ट की जा रही चीज़ें। मुझे लगता है ये चीज़ें इसलिए मतलब कब तक पैसिफाई की जाएंगी ये एक दुख की बात भी है एक हिंदुस्तानी के रूप में एक जागरूक नागरिक के रूप में हिंदुस्तान के मतलब पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी सच वाले इशू में। आज मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण शिमला में देख रहा था और लाभार्थियों से वो कैसे बात कर रहे थे। लेकिन जो मुझे लगता है कि ज़्यादा कंक्रीट लेवल ये होना चाहिए जो अब हम आज बात कर रहे हैं कि जो महंगाई, बेरोजगारी या जो स्टैगफ्लेशन इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो इशू ना होके इशू जो हैं वो अभी भी जो मंदिर मस्जिद वाले जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है जिससे कि मुझे लगता है ये 2024 तक जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता उस तरह के इश्यूज रहेंगे जिससे कि और सोसाइटी पोलराइज हो और जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जिस तरफ आपने इशारा किया कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज्वलंत मुद्दे वैसे ही हैं
इसका बेसिकली एजेंडा वही है कि जो एक तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बेचा जा रहा है उसको एक तरह से पैसिफाई करने की कोशिश है कि एक साइड आप हम और हमारी दो लोगों की सरकार जिसके तहत हम बात करते रहे हैं, जिसमें चाहे वो नाम लेने में मुझे समस्या नहीं है कि वो दिख भी रहा है कितनी वेल्थ और इनकम इनक्वालिटी इंडिया में हाई हुई है। ये अडानी अबानी की सरकार है और दो पॉलिटिशियन हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं हायर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर, उन लोगों की सरकार ज़्यादा दिख रही है मुकाबले आम जनता की सरकार। ये एक दुख की बात है, लेकिन इश्यूज सच में विकास के होने चाहिए, तो उसमें ये जो इशू हैं जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, आई होप कि आने वाले दिनों में इस तरह की आर्थिक नीति भी दिखेगी और इस तरह की एक स्वस्थ राजनीति भी दिखेगी जिसमें कि मंदिर मस्जिद के इश्यूज जो हैं वो ना हो, जिससे कि आम जनता का, आम भारतीय का विकास हो पाए और उसकी ज़िंदगी अच्छी हो पाए।